Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, methods of calculating national income. ठीक है, तो लास्ट जो चैप्टर हमने क्लोज किया है वो भी नेशनल इनकम था. नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स हमने उसके अंदर पढ़े थे. एग्रीगेट्स मीन्स कि जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो फॉर्मूला से शुरू करके हम किसी नेशनल इनकम के पॉइंट तक पहुंचते हैं, वो सारे एग्रीगेट्स हमने कहाँ रीड किए थे? लास्ट चैप्टर के अंदर. उसके अंदर हमने किया था जीडीपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जीडीपी, एफसी, एमपी, ठीक है, या फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कुछ ऐसे हमने कंसेप्ट किए थे. ठीक है, तो उनको एक बार रिवाइज करना है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से कर सकें. तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में क्या है, यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. इसमें फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं. ठीक है, तो साथ साथ आपको सेकंड नेम भी इनका पता होना चाहिए, चाहे उसके 2 नेम है 3 है, आपको क्लियर होना चाहिए ताकि जब भी पेपर में कुछ ऐसा आ जाए मेथड तो आपको पहले से पता हो कि इस मेथड का और भी कोई दूसरा नेम हो सकता है. इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं और प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं. सेकेंड वन है इनकम मेथड, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं. जैसे कि शेयर करना, जितना भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जितना भी शेयर हमें मिला है उसको बांट देना. ठीक है, फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं. फैक्टर्स को यूज किया था, उसके बदले में प्रोड्यूसर्स ने पेमेंट कर दी, तो एक ही चीज है. इसको हम इनकम मेथड भी कहते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड तीसरा मेथड है हमारा, इसको हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं. इनकम को डिस्पोज कर लेना यानी कि उसको यूज कर लेना, तो इसको हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड से और वो है इनकम मेथड. क्योंकि ये इनकम मेथड काफ़ी इजी है तो हम इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे. तो सबसे पहले हम इनकम मेथड करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड को उठाएंगे, फिर हम लास्ट में करेंगे वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को वैल्यू एडेड मेथड के कुछ पॉइंट्स में होती है. वैसे इतना टफ नहीं है बट फिर भी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम सबसे पहले इजी वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें लर्न जल्दी हो जाए. इनकम मेथड के थ्रू हमें नेशनल इनकम तक जाना है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. हमने अभी तक जो लास्ट चैप्टर में रीड किया है वो यही चीज़ रीड की है कि नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए. एक ही फैक्टर इनकम, ठीक है, दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट. हमने ये रीड किया है, राइट. तो वो फैक्टर इनकम क्या होता है, यानी कि जो फैक्टर्स हमारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर इनपुट भी कहते हैं. जब वो यूज़ कर लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स को, तो उनके बदले में, उनके एक्सचेंज में क्या देते हैं? पेमेंट्स. तो वो पेमेंट्स ही क्या कहलाती है? फैक्टर पेमेंट कहलाती है. वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये मोर टाइम हम इसको रिवाइज कर चुके हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर हमने इसको +1 में भी रीड किया था. ठीक है, अब फिर से वही चीज़ हम दोबारा रीड कर रहे हैं. तो ये पेमेंट्स किसको देनी है? चारों की चारों टू द ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जिस पर्सन से हमने वो सर्विस ली है उसी पर्सन को हमने एज ए पेमेंट हमने उसको देना है. ठीक है, जो भी उसका राइट ऑनर होएगा. तो लेबर वाले को हमने वेजेस देनी है, जिससे हमने लैंड ली है उस ऑनर को हम रेंट प्रोवाइड कर देंगे, और जिस ऑनर से हमने पैसा उधार लिया है उससे हम इंटरेस्ट दे देंगे, और जो लास्ट में ऑनर है खुद, वो अपना प्रॉफिट जितना बच जाएगा वो खुद अपने लिए रिटेन कर लेगा. तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? फैक्टर पेमेंट्स. अब हमने क्या करना है, इनको हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं. अगर वो किसी एक के लिए पेमेंट है तो दूसरे वाले के लिए क्या है? वो फैक्टर इनकम. इसीलिए हम इसको फैक्टर इनकम मेथड में, इनकम मेथड के अंदर कंसीडर करते हैं फैक्टर इनकम को. क्लियर? तो अब ये फैक्टर इनकम को जोड़ना कैसे है, मेन पॉइंट इसके अंदर हम ये सीखते हैं. इनकम मेथड हमें लास्ट वाले चैप्टर में भी समझ आ गया था कि इन चारों पॉइंटों को जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम तक पहुंच जाएंगे, बट कैसे? ठीक है, तो आज हम इस मेथड में ये रीड करेंगे कि किस तरह से हम स्टेप वाइज इन सबको जोड़ेंगे. सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर, उसको हम क्या कहते हैं? NDPFC. क्या समझ में आया कि फैक्टर इनकम सारी ले लो, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सारी की सारी जो हमारे इकोनॉमी में, हमारे टेरिटरी के अंदर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी भी ये चीज़ें, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं प्रोड्यूस हुए हैं, इनकम प्रोड्यूस हुए हैं, उन सबको जनरेट कर लो, इकट्ठा कर लो. ठीक है, उन सबको टोटल कर लो.
सम टोटल जितनी भी जनरेट हुई हैं, पैदा हुई हैं, जितनी भी क्रिएट हुई हैं इनकम्स, उनको टोटल कर लो। जब उनका टोटल कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम नहीं। तो अभी वो क्या बना? एनडीपीएफसी। अब ये एनडीपीएफसी क्या होता है? एन मतलब नेट, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके ऊपर? एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो हमने इन सबको प्लस करके यही चीज़ क्यों लिखी है? हम जीडीपी क्यों नहीं लिख रहे? हम यहाँ पे एनएनपी क्यों नहीं लिख रहे? हमें क्या पता कि एनडीपीएफसी ही लिखना है। ठीक है, तो पहले हमें ये समझते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। हमने अभी तक 2 पॉइंट्स रीड किए थे। स्टार्टिंग हमने की थी जीडीपी से, राइट? तो जीडीपी से अगर हमें एनडीपी तक जाना है तो क्या चीज़ लेस करते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो वो जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल। तो अब हम कौन सा मेथड ले रहे हैं? इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर हमें सिर्फ इनकम्स होते हैं, तो इसमें डेप्रिसिएशन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं होता ना। इसीलिए हम क्लियरली क्या करते हैं, जो हमारा इनकम मेथड है उसमें जब भी हम फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं तो सीधा एनडीपी ही निकलता है, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। ग्रॉस से हमें डेप्रिसिएशन लेस करना होता है, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट ही नहीं है। इनकम में से क्या चीज़ डेप्रिशिएट हो रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। जितना पैसा आया वही हमारे हाथ में आता है एज ए इनकम। क्लियर? तो ये वाला कंसेप्ट छोड़ के हम क्या ले रहे हैं? एनडीपी। क्लियर? तो यहाँ पे ले लिया एनडीपी पहले। तो अभी एनडीपी एमपी पे क्यों नहीं लिखा? एफसी में क्यों लिखा है? हमें कैसे पता लगेगा इनकम को एफसी पे लिखना है? वो भी, इसका भी एक लॉजिक है। जब भी हम इसका टर्म्स निकालते हैं कि इनको जोड़ के एक तो एनडीपी ही बनता है, पहले तो जी नहीं लगाना, आगे एन ही लगाना है। दूसरा, इसको एमपी नहीं बोलना। एमपी होता है कि जब कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्स भी ऐड कर देते हैं तब वो एमपी बनता है। तो क्या जितनी इनकम हमें डायरेक्टली हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिली है, इसमें कोई टैक्स ऐड करके हमें मिला हुआ है? नहीं, ये सिंपल हमारे फैक्टर से मिली हुई इनकम है, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते हैं। अगर हमने फैक्टर प्रोवाइड किए हैं एक प्रोडक्शन सेक्टर को, तो उन्होंने उसके बदले में कॉस्ट हमें चुका दी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट हमें दे दी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है इनकम मेथड के अंदर, जब भी इन सबको जोड़ेंगे तो हम एफसी ही लिखेंगे, एमपी नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट फर्स्ट वाला? अब चलते हैं आगे कि इन सबको एडिशन करना कैसे है। इसके अंदर पॉइंट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हमें प्रॉपर समझ आ जाए और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लेना है? जैसे ये 4 पॉइंट है, इन चारों को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट है। तो पहले हम लेते हैं वेजेस। तो सबसे पहले कंपोनेंट क्या है हमारा, कि जब भी हमें एनडीपीएफसी निकालना है, एक चीज और यहाँ पे मैंने लिखी है, एनडीपीएफसी को क्या कहते हैं? और डोमेस्टिक इनकम। आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करो, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो वो एनडीपीएफसी जब आ जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो वो डोमेस्टिक इनकम ही कहलाता है। ठीक है, अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाए तो अभी हमारे पास कंसेप्ट ये है कि हम ये इनकम मेथड पढ़ क्यों रहे हैं? इनकम मेथड पढ़ रहे हैं ताकि हम नेशनल इनकम से निकाल सकें। ठीक है, तो अभी तक नेशनल इनकम की तो हमने बात ही नहीं करी, हम तो कर रहे हैं एनडीपीएफसी, और इसी एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो ठीक है, हमें पता है डोमेस्टिक इनकम निकलता है पहले इन सबको प्लस करके, बट अगर हमें नेशनल इनकम बनाना है डोमेस्टिक को, तो वो फॉर्मूला हमें भी तो आता है, वो एग्रीगेट हम लास्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं। डोमेस्टिक इनकम को जब भी हमने नेशनल इनकम बनाना है तो एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती है, ये वो इनकम है जो हमारे टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है, लेकिन हमारे कुछ पर्सन्स बाहर भी बैठे हैं, उनकी भी तो इनकम इंडिया में लाके जोड़नी है, और कुछ इस डोमेस्टिक के अंदर बाहर के लोग आके बैठे हैं जो पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी इनकम को बाहर भेजना भी तो है, लेस भी तो करना है, माइनस भी तो करना है। इट मीन्स हमारे पास सिंपल एक कंसेप्ट है कि डोमेस्टिक से नेशनल बनाना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम का अब्रॉड का मतलब कि वो इनकम जो बाहर से हमारी आने वाली थी और यहाँ से जाने वाली थी उनको नेट कर दो और इसमें जोड़ दो, तो वो क्या बन जाता है? नेशनल इनकम। तो यही हमने निकालना है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को एग्रीगेट टर्म्स में अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? जैसे डोमेस्टिक इनकम को हमने समझ में आ गया कि एनडीपीएफसी लिखते हैं इनकम मेथड के अंदर। क्लियर? और अब हम नेशनल इनकम के क्या लिखते हैं? एनएनपीएफसी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी।
फैक्टर कॉस्ट में ऊपर, कि अगर डोमेस्टिक इनकम एफसी के ऊपर है तो नेशनल इनकम भी एफसी के ऊपर ही सॉल्व होती है। यहाँ पे डी मतलब डोमेस्टिक है, एक बार फिर से देखो, डी मतलब डोमेस्टिक है तो यहाँ पे एन मतलब नेशनल है, हमने डोमेस्टिक को किस में बदल दिया, नेशनल में। बाकी आगे वाला एन तो एज इट इज ही है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी यहीं पे। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हमने करना है। पहले हम कर रहे हैं वेजेस। वेजेस को हम और क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स हमने उठाने हैं कि डोमेस्टिक इनकम अगर हमें निकालना है तो इसको क्या क्या इसमें एडिशन करना पड़ेगा, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, उसको हम आगे डिटेल में करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो सीधा वेजेस क्यों नहीं लिखा, ऊपर तो हम वेजेस लिख रहे थे क्योंकि जब भी हम कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे एज ए लेबर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें वेजेस या सैलरी नहीं मिलती है, और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि हमारी वेजेस का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी वर्डिंग क्या चेंज कर दी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को कंपनसेट किया जाता है, उनको जो भी मुआवजा मिलता है, जो भी पैसा मिलता है उनके काम के बदले में, तो क्या क्या मिलता है वो अभी हम रीड करेंगे। एक तो वेजेस या सैलरी मिलती है इन कैश, अगर पैसा इन कैश मिलता है तो हम पहले पॉइंट में लिखते हैं कि वेजेस मिल जाएगी। यहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी, चाहे वो हम प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो सैलरी मिल जाएगी। अगर हम लेबर के तौर पे काम करें तो वेजेस मिल जाएगी। यहाँ पे इन कैश, यहाँ पे वर्डिंग लिखी है इन कैश। एक तो ये हो गया जो एक्चुअल में हमारे हाथों में आता है, हमें वही नजर आता है कि वेजेस मिल गई हमें या सैलरी मिल गई। इसके अलावा वेजेस के तौर पे मतलब इन काइंड और क्या मिल सकता है, अगर हमने कोई अच्छा वर्क किया है तो हमें कोई कमीशन प्रोवाइड हो जाएगा, राइट। या फिर कंपनी क्या करती है, कई बार बोनस इशू कर देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी हम इसमें एडिशन कर लेंगे। ठीक है, वो भी तो इन कैश ही मिलेगा। यहाँ पे कोई स्पेशल अलाउंसेस भी दे देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा अलाउंस दे देते हैं कि जो हम कहते हैं कि हमारी फर्म ने, हमारी कंपनी ने पैसे के तौर पे हमें कुछ अलाउंस जो है वो दे दिया, तो कोई भी टर्म हो सकती है, ये सारे इन कैश के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि कैश के तौर पे दिए जाते हैं सैलरी या वेजेस के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद आता है सेकंड, पेमेंट इन काइंड। तो पैसे के अलावा अगर हमें कुछ कंपनी, फर्म, हमारे कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या मिलता है कि कुछ इन काइंड कुछ चीज़ें मिलती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, दीज आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। यानी कि बेनिफिट तो मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, मतलब इनकमिंग हो रही है हमारे पास इनकम की, बट इन काइंड हो रही है, यानी कि कैश के तौर पे नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, पेमेंट इन काइंड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पेमेंट इन काइंड। तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है इन काइंड के अंदर, जैसे कि हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज दे दी हमें, तो उसके बाद है कि अगर हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी के अलावा कि कई बार हमें मिल जाता है फैसिलिटी, फ्री ट्रैवलिंग मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हमने ट्रैवल करना है, बाय एयर जाना है या बाय रेलवे जाना है, तो हमें उसके लिए फ्री मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है हमारी कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो ये भी इन काइंड हमें उन्होंने कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिया। या फिर इसके अलावा एकोमोडेशन की हमें कुछ फ्री मिल जाता है ना, रहने के लिए, तो उसमें भी हमें ये चीज़ बेनिफिट मिलता है, एकोमोडेशन टू द एम्प्लॉयज। तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे लिए इन काइंड, यानी कि पैसे के अलावा ये भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा और क्या मिलता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी मतलब इसको क्या कहते हैं, इट इंक्लूड वेरियस पेमेंट टू बी मेड या पेड इन फ्यूचर। यानी कि कुछ ऐसे पेमेंट्स जो कि हम अभी नहीं दे रहे हैं उनको फ्यूचर में देते हैं, जिसको डेफर्ड पेमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये पेमेंट्स क्या होती हैं कि जैसे हमने कंपनी ने मतलब लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया है ना हमारे एम्प्लॉयज़ का, तो लाइफ इंश्योरेंस का हो गया, इसके बदले में इसके अलावा कुछ और मिलती है हमें प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो प्रोवाइड हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा एक होता है रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन का पॉइंट क्या है कि अगर हम जितने भी टाइम बाद रिटायर होंगे तो तब हमें ये इस चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। पीएफ भी जब रिटायरमेंट होती है तो उसके बाद ही आप उस पीएफ से यानी कि फंड से जो है वो पैसा निकलवा सकते हो उसके
बीच में हाँ ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स होती है कि किसी भी टाइम अगर निकलवाना पड़े तो वो चीज़ निकलवा सकता है, अदरवाइज वो कंटिन्यू रहता है टिल योर रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट तक, ठीक है। तो वो हमारा होता है पीएफ। तो लाइफ इंश्योरेंस का अगर पैसा मिल जाए तो ये सारे क्या हैं, इन चीज़ों में कंट्रीब्यूशन कौन करता है, हमारा जो एम्प्लॉयर है। यहाँ पे स्पेशल मैंने टिक किया है इस चीज़ को, यानी कि एम्प्लॉयर वर्ड को ध्यान से देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखना है टू द सोशल सिक्योरिटी। ये सोशल सिक्योरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें सोशल सिक्योरिटी हैं, यानी कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि सीओई के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रोविडेंट फंड दे रहा है हमें, उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है, या रिटायरमेंट पेंशन में, या फिर जैसे भी। अब इसमें एक पॉइंट समझो, हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया है तो क्या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कोई हमारे पास एम्प्लॉय है, ठीक है, और उस एम्प्लॉय ने यहाँ पे राम ले लो, कुछ भी नेम ले लेते हैं, राम एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी के अंदर, तो इस एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूशन डाला है और इसका जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके अंदर, पीएफ के अंदर, पीएफ फंड के अंदर, यानी कि प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। तो ये वाला जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये एज ए बेनिफिट हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर मिलेगा, एडिशन करना पड़ता है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयज के द्वारा अगर कोई पेमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली वेजेस का ही के अंदर इंक्लूड ही होती है कि इतना परसेंट जो है वो उसकी पीएफ के अंदर जाएगा। 10% अगर एम्प्लॉय का है, 10% अगर एम्प्लॉयर का है, तो 20% जो है वो उसके अंदर जाता है। तो हमने सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम नहीं देखते क्योंकि वो ऑलरेडी बस उसके अंदर वेजेस का ही पार्ट है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ये कहता है कि मेरा पीएफ मुझे लगता है कि इन फ्यूचर मुझे ज़्यादा हेल्पफुल होगा तो मेरे एज ए सेविंग बनी रही है ना, तो वो कहता है कि 10% तो हमारा जाता ही है, कटता ही है उसमें पीएफ के अंदर, अगर मैं 10% और डालना चाहता हूँ, ठीक है, वो 10% मैं यहाँ पे शो करूँ ताकि क्लियर हो जाए, 10% जो एम्प्लॉय का जा ही रहा है एम्प्लॉय का, और उसके अंदर वो चाहता है कि 10% मैं और डालना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से डालेगा, अपने वेजेस में से। तो वो वेजेस में से निकाल के अगर वो डालता है तो वो दोबारा उसके अंदर यानी कि इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ क्या होगी, हम दोबारा उसको नेशनल इनकम काउंट करते हुए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये सिर्फ अपनी वेजेस में से वो दोबारा कन्वर्ट करके उसको पीएफ में डाल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं आती। ये भी हम स्टार्टिंग में जो उसका करता है वो ऑलरेडी वेजेस के अंदर से ही उसका वो सॉल्व किया जाता है कि इतना % उसका पीएफ में कटेगा, तो इसलिए ये भी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन उसका एम्प्लॉयर दे रहा है सिर्फ वही कंट्रीब्यूशन हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो पीएफ है, चाहे वो पेंशन है, रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है। इसके अलावा आता है, ये 3 पॉइंट हमने किए हैं। फोर्थ, ये तीनों पॉइंट किस चीज़ के थे, पहले हम एक बार रिकैप थोड़ा सा कर लें। ये तीनों पॉइंट हमारे थे किस चीज़ के, वेजेस का ये पार्ट था, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारी मेन हेडिंग है। तो एक बार फिर से देखो ज़रा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसमें क्या है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश अगर देते हैं, फिर सेकंड है अगर पेमेंट्स इन काइंड में अगर कुछ दिए जाते हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, तीसरा है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो वो भी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर एडिशन करते हैं, ठीक है। तो वो किसी तरह का भी हो सकता है, वो फ्यूचर पेमेंट होती है जो कि बाद में उनको मिलती है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है कि इज द सम ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, रेंट, इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमने पढ़ना है तीनों पॉइंट, एक रेंट भी, इंटरेस्ट भी और प्रॉफिट, क्योंकि 3 ही बचे हैं। वेजेस को हमने डिटेल में ऊपर एक बार रीड कर लिया, अब तीनों पॉइंट जो है उसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में सीधा लिखा जाए ऑपरेटिंग सरप्लस तो आपको सेपरेट में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रखा है, तो हम इन चारों को प्लस नहीं करोगे, बिकॉज दीज 3 आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये पहले से ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड है, खाली ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसके लिए हमें फिर अगर रेंट भी गिवन है तो नहीं लेना, इंटरेस्ट गिवन है तो नहीं लेना, प्रॉफिट गिवन है तो नहीं लेना, क्योंकि वो तीनों ही हिस्से हैं। यहाँ पे इसीलिए लिखा है ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, सम ऑफ मतलब रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों का सम है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। रेंट क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है। रेंट मतलब कि अगर
हमने किसी की ज़मीन ली है, प्रोड्यूसर ने ज़मीन ली है किराए पे, तो उसके बदले में रेंट पे क्या किया जाएगा, तो उस पर्सन के लिए क्या हो जाएगी, जिसको रेंट मिल जाएगा, इनकम। ठीक है। सेम रॉयल्टी क्या होती है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी बहुत रेपो बनी हुई है मार्केट के अंदर और अपनी रेपो को किसी को यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो जिस पर्सन ने उसकी रेपो का इस्तेमाल किया, ठीक है, रेपुटेशन जो उसकी बनी हुई है, अगर उसका इस्तेमाल किसी पर्सन ने कर दिया तो वो अपनी रेपुटेशन के यूज़ जो कर रहा है उसको, उससे क्या लेगा, वो रॉयल्टी चार्ज कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है रॉयल्टी। आगे आता है इंटरेस्ट। अगर हम प्रोडक्शन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो प्रोडक्शन से हमें, प्रोडक्शन सेक्टर से क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर। तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाता है, इनकम। तो ये भी पॉइंट हमने कर लिया। आगे आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया, जो लास्ट में एंटरप्रेन्योर बचा उसका जो प्रॉफिट है, वो जो बचा उसके पास पार्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट जो होता है वो सारे का सारा किसका है, एंटरप्रेन्योरशिप का। ये तो समझ में आया। लेकिन उसके भी आगे पार्ट्स हैं, वो आगे डिवाइड हो जाता है वो प्रॉफिट। कहाँ कहाँ, जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, एक प्रोड्यूसर अर्न करता है प्रॉफिट, तो उसको क्या देना पड़ता है, पहले गवर्नमेंट को कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है, कॉपरेटिव टैक्स जिसको बोलते हैं। अब ये कॉपरेटिव टैक्स क्या होता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी हमारे पास बिजनेसमैन हैं, तो उनको कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। गवर्नमेंट इम्पोज सम टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ एंटरप्राइजेस। तो एंटरप्राइजेस पे थोड़ा सा इम्पोज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपरेटिव टैक्सेस। ठीक है। इसके अलावा आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का एक हिस्सा तो गवर्नमेंट को टैक्स देने में चला गया, दूसरा हिस्सा होता है डिस्ट्रीब्यूट करने में। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि अगर हमने किसी को कुछ देना है, बाहर किसी का पैसा उधार लिया हुआ है, कुछ भी देना है, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब यहाँ पे लिया जाता है कि अगर उस कंपनी के या उस फर्म के शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम टाइम टू टाइम। शेयर होल्डर को क्या देते हैं हम, डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, आगे देना। तो अपने प्रॉफिट में से देगा डिस्ट्रीब्यूट भी, ठीक है, डिविडेंड भी। तो ये एक आइटम हमारी यहाँ पे चला जाता है, एक पार्ट प्रॉफिट का इस साइड में निकल जाता है। आगे आता है प्रॉफिट का एक हिस्सा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी कि रिटेन हमें रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो ये रिटेन अर्निंग क्या होती है, जो प्रोड्यूसर है या जो भी ऑनर है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने नए फर्दर प्रोडक्शन के लिए संभाल के रखता है। ये थोड़ी है कि सारे का सारा उसने खर्च कर देना है, सब कुछ बांट देना है, तो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो तीन हिस्से हमने यहाँ पे बना लिए, एक जो अपने पास रख जाता है, एक जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिसको भी देना है, और सेकेंड है जो गवर्नमेंट को उसको देना पड़ता है टैक्स। ये तीन पार्ट हो गए। अभी तक हमने तीन ही पार्ट लिए थे, कौन कौन से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस उसके बाद रेंट प्लस उसके बाद इंटरेस्ट उसके बाद प्रॉफिट, ये सारे पार्ट हो गए। इसके अलावा हमने डोमेस्टिक इनकम, यानी कि जो हम कह रहे थे ना कि सबसे पहले इनको प्लस करके क्या निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम निकलेगा, बाद में नेशनल इनकम पे जाना है। तो डोमेस्टिक इनकम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें एक पॉइंट रहता है मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम क्या है, इसको ध्यान से समझो जरा। अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो उन चीज़ों के पढ़े हैं कि जब भी हमारे पास कुछ आइटम, जितनी भी फैक्टर्स हैं, हम कहीं ना कहीं उसको यूज़ करने के लिए आगे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे लेबर वाले ने अपनी सर्विस दे दी, लैंड वाले ने अपनी लैंड उधार पे दे दी, है ना, कैपिटल वाले ने अपना पैसा कैपिटल का कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया ताकि उसको इंटरेस्ट मिल सके। सिमिलर एंटरप्रेन्योर ने अपनी कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर दी जिसको उसके बदले में प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो ये सारे पॉइंट अभी तक हमने पढ़े हैं, जो आगे के आगे हम इनको कैपिटल को प्रोडक्शन, इन सभी फैक्टर्स को प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बदले में जो जो मिल रहा है वो अभी हमने रीड कर लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम किसी को किराए पे नहीं देते, आगे हम किसी को यूज़ करने के लिए कैपिटल नहीं देते, लेकिन खुद के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि हमने कुछ चीज़ें, जो भी हम लैंड लेबर की बात कर रहे हैं, वो चीज़ें हमने किसी को नहीं दी, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर खुद ही उसका ऑनर है। तो वो सारी चीज़ें हमने क्या करी हैं, वो हमने खुद ही उसको यूज़ कर लिया, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इसके अंदर कौन कौन कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे वर्किंग पर्सन्स हैं, जैसे कि डॉक्टर लगा लो, डॉक्टर, कोई लॉयर, ठीक है। तो उनकी
उनको हमने कोई फैक्टर इनकम मतलब कुछ इन चीज़ों को यूज़ करते नहीं देखा, अपने लिए यूज़ करते हैं। वो पैसा लगाया अपने लिए, ठीक है। अगर कोई ज़मीन पड़ी है तो खुद के लिए उसने यूज़ कर ली, ठीक है। और अगर उसकी लेबर है, खुद को उसने मतलब एज ए लेबर खुद का फैमिली का मेंबर उसने साथ में रख लिया अपनी हेल्प के लिए, तो वो भी खुद का ओपन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, खुद के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है तो क्या खुद के लिए वो यूज़ कर रहा है, तो इन चीज़ों को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस की जो भी वर्किंग पार्ट है, जो भी वर्क है उनको भी हम नेशनल इनकम के अंदर नेशनल इनकम काउंट करते हुए एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ छोटे छोटे दुकानदार हो गए, तो शॉपकीपर्स हैं, तो ये सारे पर्सन्स क्या हैं, शॉपकीपर हो गया, शॉपकीपर। और फिर यहाँ ले लेते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो कि शॉपकीपर के अलावा कोई रिपेयर करने वाला कोई पर्सन है, ठीक है, किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग कर रहा है, रिपेयरिंग शॉप्स, तो कुछ छोटे छोटे काम जो है वो अपने खोल के बैठे हुए हैं। तो ये सारे जो पर्सन्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। सेपरेटली अपना कुछ भी लेखा जो है वो अपने अकाउंट्स का वो नहीं करते, ये डोंट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट फॉर देयर बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं, जब भी हम काम करते तो मैनी फैमिली मेम्बर्स को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं काम के लिए, लेबर के तौर पे अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही ले लेते हैं इन द स्मॉल हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज एंड डोंट टेक एनी वेजेस। तो उनको बदले में हम कोई वेजेस या सैलरी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं। बट यहाँ पे भी फैक्टर तो यूज़ हो रहा है ना हमारी इकोनॉमी के अंदर, लैंड भी यूज़ हुई, चाहे वो डॉक्टर ने यूज़ करी, चाहे वो शॉपकीपर ने अपनी ही ज़मीन को लैंड बना लिया, जो उसके ऊपर दुकान बना ली। लेबर भी, अगर शॉपकीपर ने अपनी वाइफ को, अपने बेटे को दुकान पे बिठा लिया, तो बदले में हमको वेजेस थोड़ी सेपरेटली दे रहे हैं, तो लेबर भी अपनी यूज़ कर ली। पैसा उसका खुद का था, उसने खुद की दुकान पे लगा लिया। और एंटरप्रेन्योर खुद था, उसने प्रॉफिट भी खुद ही अर्न कर लिया, चाहे वो डॉक्टर है, लॉयर है, या शॉपकीपर, या रिपेयरिंग पे काम, रिपेयर शॉप उसके कोई पर्सन की है। तो ये सारे पर्सन के थ्रू ये सारे फैक्टर इस्तेमाल तो किए जा रहे हैं। तो क्या इन सभी फैक्टरों को हम मिस कर दें अपनी इकोनॉमी में से, अपने नेशनल इनकम काउंट करते हुए? नहीं, इन सबको भी हम एडिशन करते हैं। तो ये मिक्स्ड कहलाता है। मिक्स्ड मतलब एक ही पर्सन ने सारी मिक्स्ड जो वैरायटी है उनका इस्तेमाल कर लिया, चाहे 2 या 3 जितनी भी चीज़ें उनका इस्तेमाल किया, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। यानी कि अगर खुद के लिए भी उन्होंने ये सारे फैक्टर यूज़ किए हैं, तो वो सारे खुद के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में उनका योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन तो है ही है ना प्रोडक्शन के अंदर। ये बना कुछ ना कुछ तो रहे हैं, कुछ ना कुछ सर्विसेज तो दे ही रहे हैं ना। तो गुड्स हो या सर्विस हो, हमने दोनों को ही एडिशन करना होता है जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। तो इन सब की तरफ से क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसीलिए इन इनकम्स को भी हम एडिशन करते हैं, ठीक है। किसके लिए? नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम बात कर रहे थे कि जो भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं उनसे क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी क्यों लिखा है ये हमने फर्स्ट पॉइंट पे क्लियर कर लिया था जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब एक बार जल्दी से देख ली इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेना है, ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या, रेंट, इंटरेस्ट और उसके बाद प्रॉफिट, और साथ में मिक्स्ड इनकम लेना है। इन तीनों को जोड़ के क्या बन जाता है, इन तीनों को अगर प्लस करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या आया है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करो, तो क्या चीज़ करनी पड़ेगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो, तो क्या बन जाता है, उसको भी प्लस करके नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, नेशनल इनकम, ठीक है। और इसको बोलते हैं NNPFC। अब हम जल्दी से एक एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए जो मैं पॉइंट्स के थ्रू समझाना चाहती हूँ। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास है, हमने निकालना क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे, बाद में जाएंगे कि नेशनल इनकम कैसे कन्वर्ट करना है, NDPFC। और क्वेश्चन में क्या निकालना है, NNPFC। NNPFC क्या होता है, NNPFC वही चीज़ है, यहाँ पे भी लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC, यानी कि ये चीज़ नेशनल इनकम निकालनी है, सीधी सी बात है। तो हमें यहाँ पे चलते हैं कि सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे। डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या होता है, NDPFC होता है। तो जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर रीड किए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, इन सबको प्लस कर देना। अभी नेट फैक्टर इनकम को नहीं करेंगे, ये सारे पॉइंट्स में जो जो पॉइंट हमने पढ़े हैं उन सबको हम प्लस कर देंगे। तो वो क्या निकलेगा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, नेट नेशनल प्रोडक्ट FC फाइंड आउट हो जाए। सबसे पहले हम करेंगे
पॉइंट जो भी हमें आता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास है, पहले चेकआउट कर लो। कंपनसेशन एम्प्लॉय में क्या आता है, वेजेस एंड सैलरी, राइट। तो 800 हम ले लेते हैं वेजेस एंड सैलरी का, यहाँ पे टिक कर देते हैं कि जो पॉइंट्स हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद वेजेस के बाद कुछ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में अगर हो तो वो हमने लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेना है। तो वेजेस था, चाहे वो इन काइंड है या फिर कैश है, तो यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं इन काइंड है कि कैश है, तो हमने बस वेजेस एंड सैलरी ले लिया, क्लियर। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वाला तो हमने लेना ही नहीं है, हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका चाहिए, एम्प्लॉयर का। तो अगले ही टाइम पे हमारे पास ये आइटम है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, तो 100 हम ये भी ले लेते हैं। कंपनसेशन एम्प्लॉय में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, एक तो सोशल सिक्योरिटी और एक इन काइंड में पेमेंट और एक इन कैश में पेमेंट, जो कि हम दोनों ले चुके हैं, हो गया। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें 3 पॉइंट आते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे रेंट है, रेंट एंड रॉयल्टी, वो प्लस कर दो, कितना, यहाँ साथ में दिखा रही हूँ आपको। पहले हमने 2 आइटम ली थी, वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर्स, ठीक है। इसके बाद हम रेंट ले रहे हैं, रेंट है मेरे पास 300, वो भी प्लस कर दिया। उसके बाद हम इंटरेस्ट लेते हैं, वो ले लिया 400। उसके बाद हम लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 500, ये भी ले लिया। और इसके बाद एक पॉइंट और रह गया, अगर क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम है तो हम फाइंड आउट करते हैं कि मिक्स्ड इनकम गिवन है कि नहीं है। हमें क्वेश्चन मिक्स्ड इनकम नहीं दी है, तो मिक्स्ड इनकम इसमें क्वेश्चन में हमारे लिए 0 है, तो ठीक है हम नहीं लेते। इन सबको हम प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2100। ये 2100 रुपीज़ या करोड़ के अंदर जितनी भी अमाउंट आपकी है वो आपको दे रखा होगा, अरब खरब जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एनडीपीएफसी निकली है। अब ये एनडीपीएफसी हमने जितने भी पॉइंट हमें लग रहा था अभी तक हमने पढ़े हैं इनकम मेथड में चाहिए, वो सारे प्लस करिए, अगर जो नहीं है उनको इग्नोर कर दिया, हमारे पास है ही नहीं। इसके अलावा एनडीपीएफसी से हमें बनाना क्या है, हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी निकालना है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी, ठीक है। अगर आपको नजर आ गया होगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, एन तो हमारे पास पहले से है, तो एन को एन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से एन में है। डी को हमें एन में बनाना है, तो डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को एन में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये 2100 तो है ही है, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्वेश्चन में दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर कितना दिया है, यहाँ पे कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, गौर से देखो यहाँ पे टू अब्रॉड दिया है। टू मतलब कि जब हमने नेट किया था बाहर से आने वाली इनकम, बाहर को जाने वाली इनकम, तो वो नेगेटिव में आई होगी, इसीलिए आंसर क्या आया 2। नेट तो कर दिया लेकिन नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड है, तो हम अभी यहाँ पे प्लस करने की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। या तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करो, यहाँ पे माइनस डाल के नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पे 2 अब्रॉड कर दो, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है तो प्लस का साइन लेकिन इस बार है कितने में, माइनस में। माइनस में क्यों है, क्योंकि 2 अब्रॉड है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऊपर ही लिख दो 2 अब्रॉड और यहाँ पे माइनस कर दो, वन एंड द सेम थिंग। तो कितना आ गया 2050, ये निकल आई हमारी नेशनल इनकम, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और करवाती हूँ, अगर क्वेश्चन में नेशनल इनकम की जगह पे आपको ये दिया जाए कि जीएनपी एमपी निकालो, जीएनपी एमपी निकालो, ये कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन वही है, उसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। हमारे पास ये दिए रखा है, अभी मैंने क्या निकाला है, ये 2050 नेशनल इनकम निकाला है। अब एन से जी बनाना है हमें, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। एन से जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2050 पहले नोट करो, क्योंकि आपको ये पता चल गया ये एन है, एनएनपी। जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, अगर आपको एन से जी बनाना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस होता है, लेकिन अगर एन में से हमें जी बनाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितना है 200, चलो ये भी प्लस कर दिया। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या करना है, एफसी से एमपी तक जाना है। फैक्टर कॉस्ट से एमपी बनाने के लिए एक आइटम की जरूरत होती है और वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 250, तो हम वो भी प्लस कर देते हैं ताकि टैक्स भी हमारा ऐड हो जाए, तो वो मार्केट प्राइस पे चला जाए चीज। तो इन सबको मिला के कितना हो गया, ये टोटल हमारा 2500, तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि नेशनल इनकम में पूछा जाए, क्वेश्चन में कोई भी कंसेप्ट आपको पूछा जा सकता है, तो आपको टर्न वाइज उसको स्टेप वाइज चलना है। पहले एन से जी बनाना है, उसके बाद डी से एन, जो भी आपको बोला जाए उसमें कन्वर्ट करते जाओ, फिर लास्ट में एफसी वाले को एमपी पे देखो। पहले ऊपर वाले टर्म्स में चेंज करो, उसके बाद जो नीचे दे रखा है एफसी से एमपी बनाना है या एमपी से एफसी बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसफर ऑटोमेटिकली करते जाओ। आइटम सारे के सारे आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं।
क्लियर। तो ये सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देख लिया। इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से उसको सॉल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट बाद में करेंगे।